जय श्री महाकाल गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज हमारा टॉपिक है प्रबंधन में नियोजन, जिसका मतलब होता है प्लानिंग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है नियोजन मतलब प्लानिंग। नियोजन का अर्थ होता है, नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पहले से ही पूर्वानुमान लगाना और उसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम उपाय का निर्धारण करना। मतलब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, भविष्य में जितनी भी गतिविधियां होने वाली हैं उसका पहले से हम पूर्वानुमान लगा लेंगे, उसके बेहतर क्रियान्वयन के हेतु सर्वोत्तम उपाय का निर्धारण करेंगे। नियोजन का अर्थ, नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पहले से पूर्वानुमान लगाना और उसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम उपाय का निर्धारण करना। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। मतलब भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पहले से ही अनुमान लगाना और उनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम उपाय का निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। इस तरह नियोजन का आशय उद्देश्यों का निर्धारण और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करना होता है। इसमें क्या होता है? नियोजन का अर्थ क्या होता है? निर्धारित उद्देश्यों को निर्धारण करना और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित कार्यविधि को विकसित करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। सभी प्रबंधकीय निर्णय कार्यवाहियों को विकसित करने के लिए हमें से संबंधित कर सकते हैं। तो हम सभी कार्यविधियां और प्रबंधकीय जो निर्णय होते हैं उनको विकसित करने के लिए हम इसको संबंधित कर सकते हैं। अब आते हैं हेनरी फ्योल के अनुसार, कार्य योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना होता है, कार्य की उस रूपरेखा से है जिनका पालन करना होता है और उन अवस्थाओं से होता है जिससे होकर कार्य को गुजरना है तथा उन विधियों से होता है जिनका प्रयोग किया जाना है। तो ये क्या होता है? नियोजन होता है। किसके अनुसार? तो हेनरी फ्योल के अनुसार कार्य योजना से अभिप्राय उन परिणामों से होता है जिनका मतलब कार्य की योजना का परिणाम क्या होता है? जो कार्य हमें करना है, रूपरेखा क्या है जिनका हमें पालन करना है, उनकी अवस्थाएं क्या हैं जिनसे हमें उस कार्य को गुजारना है और वह विधियां क्या होती हैं जिनका हमें प्रयोग करना है। अब आते हैं एलन के अनुसार, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाने वाला एक पिंजरा होता है। तो एलन ने क्या कहा था कि जो एलन मस्क ने मतलब अभी जो वर्तमान में मैंने इसकी ट्रिक बनाई जो क्या है, तो फेसबुक चलाया। तो फेसबुक क्या है, लोग मतलब झूठी फेसबुक आईडी बनाकर फंसाते हैं लोगों को, है ना। तो मतलब अपन नहीं, मतलब जो फंसाते होंगे वो। तो एलन मस्क मतलब एलन ने क्या कहा था? एलन के अकॉर्डिंग जो नियोजन होता है भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजरा होता है। उर्विक के अनुसार नियोजन मुख्य रूप से कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना, कार्य करने से पूर्व उस पर विचार करना और अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर कार्य करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। जो उर्विक थे उनने क्या कहा था कि नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है, तो कार्य को व्यवस्थित करने का एक ढंग है, कार्य करने के पूर्व विचार करने का एक विचार है और अनुमान लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर कार्य करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। अब आते हैं हमारे जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक होती है। भावी आवश्यकताओं को एक सृजनात्मक पुनरीक्षण होता है ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। तो हमारे जॉर्ज आर टेरी के अनुसार क्या है? नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक होती है जिससे हम भावी आवश्यकताओं को सृजनात्मक पुनरीक्षण कर सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम कैसे पूरा करें, तो उनका पुनरीक्षण कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में जो क्रियाएं कर रहे हैं उनको निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में संयोजित कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं नियोजन होता क्या है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है? भविष्य में होने वाली जो गतियां होती हैं उनका पहले से पूर्वानुमान लगा लेना, उनको बेहतर करने के लिए क्रियान्वयन करना और उपाय का निर्धारण करना। अब आते हैं कुछ वैज्ञानिक। तो हेनरी फ्योल ने कहा था कि जो हमारा नियोजन होता है वह कार्य योजना से अभिप्राय उन परिणामों से होता है जिनको उस कार्य मतलब करना है। तो कार्य क्या होता है या कार्य की रूपरेखा क्या होती है जिसका हमें पालन करना है, वह अवस्था क्या होती है जिन पर कार्य से गुजरना है और वो विधियां क्या होती हैं जिनका प्रयोग करना है। वो था हमारे किनके अकॉर्डिंग? हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं एलन, इन्होंने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने का एक पिंजरा होता है। उर्विक के अनुसार नियोजन मुख्य रूप से कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना, कार्य करने से पूर्व उस पर विचार करना और अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर कार्य करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि होती है, भावी आवश्यकताओं का सृजनात्मक पुनरीक्षण होता है ताकि वर्तमान क्रियाओं का निर्धारित लक्ष्य के
संदर्भ में समायोजित किया जा सके। अब आते हैं नियोजन का उद्देश्य क्या है। अब नियोजन तो हमारी होगी प्लानिंग, लेकिन हम प्लानिंग कर क्यों रहे हैं? तो नियोजन का उद्देश्य होता है, नियोजन में सबसे पहले कार्य के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, क्योंकि उद्देश्य प्रबंधन का वह गंतव्य होता है जहां तक उसे भविष्य में पहुंचाना है। मतलब हमारी क्या है? डेस्टिनेशन है, क्या हमारा गोल, जहां तक हमें पहुंचना है। तो वो हमारा कौन बनाता है? प्लानिंग करती है, लेकिन पहले हमें गोल निर्धारित करना पड़ेगा, फिर तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला आता है कार्य का निर्धारण करना कि कौन सा कार्य करना है। फिर लक्ष्य की प्राप्ति करना कि क्या लक्ष्य होने चाहिए, मतलब लक्ष्य का प्राप्त करना मेन कारण, मतलब नियोजन का कार्य होता है, उद्देश्य होता है। कार्य दक्षता में वृद्धि करना, जो कि हमारे एफर्ट्स हैं, परफॉर्मेंस है, उसमें वृद्धि करना। अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, जो हमारे अथॉरिटीज हैं उनका क्या करना? डेलीगेट करना। कार्यों का लचीलापन कि हम कार्यों को कैसे कर सकते हैं, तो कार्यों का लचीलापन। जोखिमों की पूर्वानुमान के पहले से हम रिस्क पर फोकस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग। तो ये थे हमारे क्या? नियोजन के उद्देश्य। तो हम चलते हैं पहले से। कार्य का निर्धारण करना, नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य कार्यों का निर्धारण करना होता है और यह तय करना होता है कि भविष्य में कैसे कार्य किस प्रकार से करना है। तो कौन सा कार्य किस कार्य को सबसे पहले करना है और किसको बाद में करना है। तो ये कार्य का निर्धारण कौन करता है? प्लानिंग करती है। तो कार्य का निर्धारण करना। फिर आता है लक्ष्य की प्राप्ति। नियोजन के अंतर्गत दूसरा उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होता है। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया कि हमने अपना गोल बना लिया, उद्देश्य हमारा क्या है वो हमने बना लिया कि हमारा ये उद्देश्य है, निर्धारित कर लिया। फिर वो क्या होता है? उस लक्ष्य को प्राप्त करना दूसरा होता है नियोजन का चरण। उपाय करना कि जो कौशल प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। को हम अपने कार्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कुशल प्रबंधन के माध्यम से हम कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है हमारी कार्य दक्षता में वृद्धि। तो कुशल नियोजन के माध्यम से प्रबंधकों को की कार्य दक्षता में वृद्धि की जाती है। तो कुशल नियोजन से मतलब हम ज्यादा अच्छा कुशल कौशल से क्या कर सकते हैं? नियोजन के माध्यम से प्रबंधन की कार्य दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो प्रबंधन को और अच्छे कैसे कर सकते हैं? तो हम प्लानिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं? अपने कौशल के द्वारा। प्रबंधन को हम पहले प्लानिंग कर लेंगे, फिर हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो कार्य दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अधिकारों का प्रत्यायोजन, अधिकारों का प्रत्यायोजन। एक सुदृढ़ योजना सदैव अधिकारों का प्रत्यायोजन उचित तरीके से करना सुनिश्चित करती है। तो एक सुदृढ़ योजना सदैव अधिकारों का प्रत्यायोजन उचित तरीके से करना सुनिश्चित करती है। अब आता है कार्यों का लचीलापन। एक कुशल नियोजन के माध्यम से कार्यों में लचीलापन आता है। उन तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके माध्यम से कम लागत पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? नियोजन के माध्यम से कार्य हमारे कैसे होते हैं? जैसे कि हमने एक टारगेट बना लिया कि हमारा 15 दिन का इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, एक दिन के हमने बांट दिया। तो यदि आज हमारा काम जल्दी कंप्लीट होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम कर सकते हैं, फिर कल का भी कर सकते हैं। तो हमारे कार्य को क्या कर देता है? लचीला कर देता है। उन तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनके माध्यम से कम लागत पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमें करना है, इससे हमारे इतना हो जाएगा। तो हम उन लक्ष्यों को अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं जिनमें कम लागत लगनी है और अपने लक्ष्य को जल्दी पा सकते हैं। जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना। संगठन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के दौरान संभावित भविष्यगत जोखिम का एक कौशल नियोजन के माध्यम से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो भविष्य में ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसका हम नियोजन के माध्यम से क्या कर लेते हैं? पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अब आते हैं नियोजन की विशेषता और लक्षण क्या क्या होते हैं। प्रबंधन के संदर्भ में नियोजन की कुछ विशेषताएं होती हैं और उस नियोजन की प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालती हैं, जो कि उसकी क्षेत्र पर और प्रकृति पर क्या डालती हैं? प्रकाश डालती हैं। पहला आता है नियोजन का केंद्र बिंदु और लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति होता है। यद्यपि लक्ष्य की स्थापना सामान्य उद्देश्य से होती है, मतलब हमारे जो कोई भी संगठन होता है उसका उद्देश्य मतलब बनता है तो उसका सामान्य उद्देश्य होता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित करता है कि जो हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, उसके लिए हम कैसे कार्य कर रहे हैं। तो वो प्लानिंग पर आधारित होता है। अतः नियोजन जो होता है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब उसका एक कोई गोल होना है, उद्देश्य होता है नियोजन का। नियोजन तब तक ही निरर्थक रहता है जब तक कि संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता। तो कोई भी प्लानिंग तब तक वेस्ट रहेगी जब तक वो उसको लक्ष्य को पाने के लिए काम नहीं कर रही है। तो जैसे आपका संगठन है, आपने कोई कंपनी खोली है, उसका एक उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में नहीं तो पूरे भारत में फैलना,
अपने पूरे भारत में एक एक ब्रांच स्थापित करना। तो जब तक हमारे लक्ष्य बना लिया उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, तो हमारा प्लानिंग तब तक खराब है जब तक हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। प्लानिंग करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो नाचेगी तो नहीं कि हमने प्लानिंग कर ली है तो चलो भैया हमारा काम पूरा हो गया, नहीं, प्लानिंग पर वर्क करना पड़ेगा। तो जब तक कि हम उस प्लानिंग पर काम नहीं करते हैं तब तक उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होता। तो नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है। तो कोई भी प्रबंधन है या मैनेजमेंट है तो सबसे पहला कार्य क्या होता है उसका, नियोजन। मतलब पहले प्लानिंग कर लो कि भैया कितने लोग चाहिए, कितना सामान चाहिए, कैसे कार्य करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है। तो ये सब हमारे पहले क्या करना पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि प्रारंभिक काम होता है किसी भी प्रबंधन का। प्रबंधन एक अन्य कार्यों के लिए आधार नियोजन प्रदान करता है। तो किसी भी प्रबंधन के लिए आधार कौन करता है या प्रदान करता है, तो वो नियोजन प्रदान करता है। अतः निर्धारित नियोजन के ढांचे के अंतर्गत ही समस्त प्रबंधकीय कार्यों की निष्पत्ति की जाती है। अतः इस नियोजन अन्य सामान्य समस्त कार्यों से पहले आता है। तो हमारा नियोजन क्या होता है, सबसे पहले आता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, समस्त जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनका निष्पादन किया जाता है, निष्पत्ति की जाती है। और सबसे पहले क्या होता है, नियोजन होता है। नियोजन सर्वव्यापी होता है भैया, हर जगह पर होता है। नियोजन संस्थाओं के सभी विभाग, प्रबंधन के सभी स्तर हेतु आवश्यक होता है। या ना तो उच्च स्तरीय प्रबंधन का होता है और ना ही किसी विशेष विभाग का अन्यन कार्य होता है। लेकिन इसके बावजूद नियोजन का क्षेत्र विभिन्न स्तर एवं विभिन्न विभागों पर भिन्न भिन्न होता है। तो हर एक विभाग का अलग लक्ष्य होता है। जैसे कि इनका काम है हमारे रॉ मटेरियल को अच्छे से चेक करना। तो इनका क्या है, लक्ष्य है कि हमें इतना रॉ मटेरियल इतने टाइम पीरियड में पूरा चेक करना है। तो ये इनका काम हो गया। दूसरे का है कि भैया वो रॉ मटेरियल आएगा, हमें इतने इतने टाइम में इतने तक बनाना है, तो ये उनका लक्ष्य हो गया। तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, ये इसका अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। तो ये हमारी जो प्लानिंग है पूरी प्रोसेस, ये हर विभाग में अलग अलग होती है, हर स्तर पर होती है। उच्च स्तर में, मध्य स्तर में, निम्न स्तर में, सभी स्तरों में यह विद्यमान होती है। लेकिन उसका जो प्रकार होता है वह व्यक्तियों के और विभाग के अलग अकॉर्डिंग ही होता है। अब आते हैं नियोजन अविरत। नियोजन क्या है, अविरत है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ज्ञातलब है कि योजनाएं सामान्यतः एक विशिष्ट समय के लिए तैयार की जाती हैं। तो योजनाएं कैसे होती हैं, एक विशिष्ट समय के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि 1 माह के लिए, 6 माह की योजना के लिए, या फिर 1 वर्ष की योजनाएं के लिए। अतः यह योजना के पूर्ण हो जाने पर नवीन आवश्यकता अनुसार और भविष्य को ध्यान में रखकर नई योजनाएं बनाई जाती हैं और जरूरी होती है। अतः नियोजन कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट चलाती है कोई भी योजना, तो ये 6 महीने के लिए है, लाडली लक्ष्मी योजना, ये योजना, वो योजना, फिर भी क्या करती है, वो चलती रहती है। फिर एक टाइम पीरियड के बाद 5-10 साल बाद उसका नाम में कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये सुकन्या योजना 2.0 कर दिया, फिर आता है 3.0 कर दिया, ऐसे कुछ नाम चेंज कर देते हैं। और जो उस टाइम वर्तमान में स्थितियां होती हैं उसको देखकर भविष्य का निर्धारण करते हुए उनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो ये क्या होती हैं, हमेशा चलने वाली योजनाएं होती हैं। अब आता है नियोजन का स्वरूप भविष्यवादी होता है। तो नियोजन में तत्वतः दूरदर्शिता का भाव सन्निहित होता है। मतलब जो हमारे नियोजन होती है, प्लानिंग होती है, वो किसके लिए होती है, दूरदर्शिता के लिए होती है। अतः यह भविष्य के लिए तैयार की जाती है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के हितों में कुशलता पूर्वक समान संरक्षण करना होता है। जो हमारी क्या होती है, भविष्य की जो घटनाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति स्थिति के हितों में और कुशलता पूर्वक समान संरक्षण के लिए किया जाता है। इसमें भविष्य संबंधी विश्लेषण और भविष्यवाणी को शामिल किया जाता है। जो भविष्य में संबंधी विश्लेषण है और भविष्यवाणी है उनको शामिल करके क्या किया जाता है, नियोजन या फिर प्लानिंग की जाती है। नियोजन में निर्णय क्षमता निहित होती है। जो नियोजन होता है उसमें क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी निहित होती है। नियोजन निश्चित रूप से विभिन्न विकल्पों और क्रियाओं में सर्वोत्तम विकल्प का ही चुनाव करता है। तो क्या करना पड़ता है, इसमें जो विभिन्न विकल्प होते हैं, विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनमें से एक विशिष्ट विकल्प और विशिष्ट क्रियाओं को चुनना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। यदि केवल एक ही संभावित लक्ष्य या केवल एक ही कार्य करने की विधि हो तो नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि एक ही कार्य है और एक ही लक्ष्य है तो इसके लिए क्या करना, अलग अलग विधियों की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो नियोजन की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां अन्य कोई विकल्प नहीं होता। अतः नियोजन प्रत्येक विकल्प का पूर्व निर्धारित और मूल्यांकन करने के उपरांत उनमें से किसी एक
का सर्वोत्तम चुनाव करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं और उनका पूर्ण निरीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है, उसके बाद सर्वोत्तम का चुनाव करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास होता है। नियोजन में दूरदर्शिता के साथ ही मस्तिष्क के अनुपयोग की भी आवश्यकता होती है। जो दूरदर्शिता के साथ हमें क्या करना पड़ता है? अपने मस्तिष्क का भी उपयोग करना पड़ता है। साथ ही बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना और ठोस निर्णय भी जरूरी होते हैं। मतलब बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग कल्पना करना और ठोस निर्णय लेना भी क्या क्या है? नियोजन में आवश्यक होता है। वास्तव में यह करने की जो अपेक्षा मस्तिष्क चिंतन की क्रिया होती है। जो नियोजन होता है वह कैसी क्रिया होती है? एक मस्तिष्क चिंतन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोजन में जो कार्य भविष्य में करना है उसका निर्णय लिया जाता है। मतलब हमें जो कार्य भविष्य में करना है उसका निर्णय कब लेना पड़ता है? आज लेना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नियोजन के लिए सोचना अनुसार एवं तथ्यों तथा पूर्वानुमानों के विश्लेषण पर आधारित होता है। जो हमारा नियोजन होता है उसके लिए क्या होता है? सोच क्रमानुसार होनी चाहिए और तथ्यों पर पूर्वानुमान के विश्लेषण पर आधारित होती है पूरी प्लानिंग। ये थे हमारी क्या? प्लानिंग के विशेषता। अब आते हैं हमारे नियोजन के आधारभूत सिद्धांत या फिर बेसिक प्रिंसिपल। तो कूट्स और ओडोनेल ने प्रभावी नियोजन को निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों का अनुमोदित किया है। जो हमारे जो कूट्स और जो ओडोनेल थे उन्होंने नियोजन के लिए प्रभावी कुछ सिद्धांत दिए हैं। पहला क्या था? तो लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत क्या होने चाहिए भैया? गोल अचीवमेंट होना चाहिए पहला। फिर दूसरी आती है कार्यदक्षता का सिद्धांत, मतलब वर्क एफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर तीसरा आता है समय का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ टाइम होना चाहिए। व्यापकता का सिद्धांत होता है और सहयोग का सिद्धांत होता है। तो हमारे कितने सिद्धांत दिए हैं? तो ओडोनेल के द्वारा नियोजन के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला आता है हमारी लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत। इसमें नियोजन के अंतर्गत मुख्य रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करना क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है नियोजन का। फिर आती है दूसरा कार्य दक्षता का सिद्धांत। किसका? कार्य दक्षता का सिद्धांत। कुशलतम नियोजन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना नियोजन का सिद्धांत होता है। मतलब कुशलतम नियोजन के माध्यम से अच्छा कौशल होना चाहिए नियोजन का, उसके माध्यम से न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना और नियोजन का सिद्धांत कहलाता है क्या? कार्य दक्षता का सिद्धांत। फिर आता है समय का सिद्धांत। समय किसी भी कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण करता है। समय किसी भी कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण होता है। अतः कुशल नियोजन के माध्यम से कम समय पर अधिकतम कार्यों को पूरा किया जा सकता है कि हमने पहले से प्लानिंग कर ली तो हम कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा व्यापकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? नियोजन एक सर्वव्यापी क्रिया है जो उपक्रम के प्रबंध के हर स्तर पर अनिवार्य होता है। अतः यह प्रबंधन के सभी स्तरों के अनुसार होना चाहिए। जो हमारा प्रबंधन होता है उसके अकॉर्डिंग नियोजन होना चाहिए। तो नियोजन कैसे है? एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो उपक्रम के प्रबंधन के हर स्तर पर अनिवार्य होता है। अतः यह प्रबंधन के सभी स्तर के लिए अनुसार होना चाहिए। अब आता है सहयोग का सिद्धांत। संगठन में किसी भी या सभी के सहयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सुगम होती है। तो हमारा जो संगठन होता है वह सभी के सहयोग के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या बनाता है? सुगम बनाता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो किसने दिए थे? तो ओडोनेल के द्वारा दिए गए थे 5 सिद्धांत। किसके थे? नियोजन के थे। पहला लक्ष्य प्राप्त करना, कार्य दक्षता का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत। अब आते हैं नियोजन की प्रक्रिया क्या क्या होती है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करता है। तो भविष्य में जो क्रियाएं होनी है उसका निर्धारण कौन करता है? नियोजन करता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में अंकित चरणों का पालन किया जाता है। मतलब कुछ चरण दिए गए हैं जो कि हम इसको पूरा करने में करते हैं। तो आते हैं उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्या करता है? पहले ये उद्देश्यों को निर्धारित करता है। दूसरा विकासशील आधार बनाता है। कैसे बनाता है? विकासशील आधार बनाना। तीसरा कार्यवाही का वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। जो कार्यवाही है उसका वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना। फिर विकल्पों का चुनाव करना और फिर योजना को लागू करना। फिर जो हमारी योजना है उस पर लागू करना। तो पहला क्या होता है हमारे नियोजन की प्रक्रिया में? तो पहला होता है उद्देश्य का निर्धारण करना। पहले हमने क्या कर लिया? पहले गोल बना लो,
फिर तुम्हारा नियोजन स्टार्ट होगा। तो हमारा गोल क्या है, पहले हमने गोल का निर्धारण कर लिया। इस दिशा में पहला कदम उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। प्रत्येक संगठन के कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य पूरे संगठन, प्रत्येक विभाग और प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित होते हैं। तो कौन निर्धारित करता है, संगठन के अंतर्गत निर्धारित होते हैं। और ये जो हमारे लक्ष्य होते हैं इसको पूरा संगठन करेगा, प्रत्येक विभाग करेगा और प्रत्येक इकाई का एक ही लक्ष्य होता है कि भाई हमें ये करना है। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट है तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना सरल होता है। मतलब यदि हमारा अंतिम परिणाम स्पष्ट होता है कि हमें परिणाम क्या चाहिए, भाई हमें फर्स्ट आना है क्लास में, तो पहले से हम क्या करेंगे, एक हमारा निर्धारित है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे नियोजन की, और आसान होता है उसको बनाना। फिर आती है विकासशील आधार बनाना। नियोजन का रिश्ता भविष्य से होता है, प्रायः अनिश्चित होता है। तो हमारा जो नियोजन का रिश्ता कैसे होता है, भविष्य से होता है, और प्रायः क्या होता है, अनिश्चित होता है। तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हमारी जो प्लानिंग है भविष्य, जैसे कि आपने कई लोगों ने पहले प्लानिंग की थी कोविड-19 के पहले, है ना, कई स्टार्टअप कंपनियां आई थी उस टाइम, लेकिन जैसे ही कोविड आया 2 साल में सब तहस महस हो गया। तो क्या है भैया, इसका भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस संकटकालीन अवधारणा को उपयोग में लाता है। अतः प्रबंधन को भविष्य के लिए कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। जो प्रबंधन होती है उसको भविष्य के अकॉर्डिंग भी कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। यही अवधारणाएं आधार कहलाती हैं, जिनके आधार पर भविष्यगत योजनाओं का सही पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक सफल नियोजन के लिए यथार्थ पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है। जो हमारे सफल नियोजन होता है उसका अच्छा यथार्थ पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है। मतलब पहले से कुछ, यदि कुछ स्टार्टअप ने पहले से तैयारी की होती कि यदि हमारा लॉकडाउन लग गया या फिर कुछ ऐसी बड़ी महामारी आ गई, आपदा हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो उसका पहले से पूर्वानुमान लगा लो। एटलीस्ट एक सेकंड प्लान रहता ना, प्लान बी रखना चाहिए, तो वो आवश्यक होता है। फिर आता है कार्यवाही का वैकल्पनीय विधियों का पहचान करना। जो कार्यवाही की जो वैकल्पिक विधियां होती हैं उनका पहचान करना। जब एक बार उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है एवं मान्यताएं निश्चित हो जाती हैं, मतलब उद्देश्य का निर्धारण हो गया और मान्यताएं निश्चित हो जाती हैं, तो आगामी कदम उन पर कार्यवाही करना होता है। तो नेक्स्ट कदम क्या होता है हमारा, उन पर कार्यवाही करना। कार्यवाही करने और लक्ष्य को प्राप्त करने की अनेक प्रकार की विधियां हो सकती हैं। तो कार्य को प्राप्त करने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां हो सकती हैं, तथा इन सभी विधियों का ज्ञान हासिल करना, उनके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए, इसका मूल्यांकन नियोजन के अंतर्गत आता है। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाए, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये सब नियोजन के अंतर्गत आता है। साथ ही मूल विधियों के वैकल्पिक विधियों का पूर्वानुमान लगाकर उस अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसमें सहयोग दिया जाता है। तो हमारे क्या होते हैं, साथ ही जो मूल विधियां होती हैं उनके वैकल्पिक विधियों का पूर्वानुमान लगाकर और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उसे सहयोग लिया जाना चाहिए। उनसे सहयोग, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनसे सहयोग लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे विकल्पों का पूर्वानुमान या मूल्यांकन करना। तो पहले हमने क्या करना, मूल्यांकन करना अपने विकल्पों का। आगामी कदम प्रत्येक विकल्प के गुण एवं दोषों की जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब पहले हमने क्या कर लिया, उसको पूरी योजना बना ली, पूर्वानुमान लगा लिया कि यदि कभी कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना। उसकी अलग अलग विधियां देख ली कि ये वाली विधि ठीक रहेगी या फिर ये वाली विधि ठीक रहेगी, ये वाली विधि ठीक रहेगी, सब कर लिया। उसके बाद आता है कि जो हमने कदम उठाया है या फिर जो विधि बनाई है उसका गुण क्या है, उसके दोष क्या है। गुण तो हमने उसके पॉजिटिव पहले देख लिए, लेकिन अब हम उसके क्या देखेंगे, दोष भी देखेंगे। कुछ नेगेटिव भी होगा। एक ही विकल्प के कई पहलू के रूप में हो सकते हैं, तो मतलब जो ए है वो अलग तरीके से दिख सकता है। तो अलग अलग उसके पहलू हो सकते हैं जिनकी आपस में तुलना करना चाहिए। तो कुछ प्लान ए है और प्लान बी है, तो हम क्या करेंगे, उनकी आपस में ही तुलना कर लेंगे, और तुलना करनी चाहिए। और प्राप्त होने वाले उद्देश्य ध्यान में रखने होते हैं, और प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष दोनों पहलू की तुलना करनी चाहिए। जो हमारे पहला कोई भी पहलू है उसका हमें पक्ष देखना चाहिए और विपक्ष भी देखना चाहिए तुलना करके, और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर ही कार्यविधि तय करनी चाहिए। उनके आधार पर, जो परिणाम है उनके आधार पर ही उस पूरी कार्यविधि तैयार की जानी चाहिए। फिर आते हैं विकल्पों का चुनाव करना। सही निर्णय लेने के उचित आधार होते हैं। सही निर्णय लेने का भी क्या होता है, उचित आधार होता है। अनिवार्यतः सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृत की जानी चाहिए। मतलब जो
योजना है, सर्वोत्तम योजना है, उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए तथा उसी को लागू करना चाहिए। एक आदर्श योजना ही वास्तव में सर्वाधिक साध्य, लाभकारी और कम से कम असंगत परिणाम देने वाली होती है। बहुत सी योजनाएं सदैव अंकगणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में नहीं आती, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि हमारी अंकगणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में नहीं आती। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्तिगत निष्ठा और प्रबंधकों का अनुभव, निर्णय और सामयिक सहज बोध ही सर्वाधिक व्यवहारिक विकल्प चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट आता है हमारा योजना को लागू करना। ऐसे कदम होते हैं जिसमें प्रबंधन के अन्य कार्य भी शामिल होते हैं, मतलब हमारा जो लागू करना, इसका संबंध योजनाओं को सही तरीके से लागू करने से होता है। यह महत्वपूर्ण कार्य है जो सर्वतः वांछनीय है। इस कदम की पूर्ति के लिए आवश्यक काम करना होता है और मशीनें क्रय करनी होती हैं और बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारी पूरी नियोजन की प्रक्रिया। तो नियोजन में हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले अपने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, हमारा उद्देश्य ये है। फिर उसके विकासशील आधार बनाए थे कि उसका विकासशील आधार क्या होगा, कि भविष्य में देख लो कौन से संकट आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, सारी क्या कर लो, सोच लो। जितना भी आप दूरदर्शी सोच सकते हो, आप भविष्य में योजनाएं सोच सकते हो, अभी जो चल रहा है वो सोच सकते हो, सफलताएं विफलताएं सब सोच सकते हो। तो वो विकासशील आधार पर आ जाते हैं, किस आधार पर हम अपना वो उद्देश्य बना रहे हैं। फिर आती है कार्यवाही का वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, कि कौन सी हमारी विधियां होंगी उसको प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य के लिए कौन सी विकल्प प्राप्त करने की विधियां होंगी, उसका जिसके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना। अब हमने विधि तो सोच ली, लेकिन हमने सेकंड ओपिनियन भी होता है ना, तो प्लान ए सोचा, प्लान बी सोचा, उनका क्या कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, दोनों की तुलना करवा ली, पक्ष भी देख लिए, विपक्ष भी देख लिया, हानि भी देख ली, लाभ भी देख ली। ये सब हमारे क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है विकल्पों का चुनाव करना। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सर्वाधिक साध्य और लाभकारी, कम से कम परिणाम देने वाली योजना होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी होती हैं जो गणितीय हम विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब मैथ का फॉर्मूला वगैरह लगा के कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे मैथ से सॉल्व नहीं होती। तो उसके लिए जरूरी होता है व्यक्ति का जो निष्ठा होती है और जो प्रबंधक होते हैं उनका अनुभव, निर्णय और जो सामयिक सहज बोध होती है, वो सबसे ज्यादा उनका अनुभव इसमें काम में आता है। फिर आते हैं योजना को लागू करना। तो अब योजना तो बना रही है लेकिन लागू नहीं किया तो क्या मतलब है, तो लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है और यह सब सर्वतः वांछनीय होता है। इसकी आवश्यक में क्या होते हैं, काम के लिए हमें मशीनें चाहिए पड़ती हैं, व्यक्ति चाहिए पड़ते हैं और बहुत बड़ा संगठन की आवश्यकता होती है। अब आते हैं हमारे नियोजन के प्रकार क्या होते हैं। नियोजन कैसा होता है, एकल योजना हो सकती है और स्थायी योजना होती है। तो हमारी योजना के प्रकार कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होती है एकल योजना और दूसरी होती है स्थायी योजना। एकल योजना ऐसी योजना होती है जो उद्देश्य प्राप्ति हेतु सिर्फ एक बार प्रयोग लाई जाती है, इसे एकल योजना कहा जाता है या फिर विशिष्ट योजना भी कहा जाता है। तो एकल योजना क्या है, एक ही बार हम इसका प्रयोग करेंगे तो एकल योजना, और एक ही बार प्रयोग में लाई जाएगी तो एकल योजना हो गई। और क्या है, ये विशिष्ट योजना है, स्पेशल योजना होगी, है ना, तो स्पेशल योजना। फिर आती है स्थायी योजना। ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं और यह योजना प्राप्ति हेतु बार बार प्रयोग में लाई जाती हैं। तो हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो ये हमारी स्थायी प्रकार आता है। अब आते हैं हमारे नियोजन के अंग क्या क्या होते हैं। तो नियोजन के होते हैं 6 अंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग कितने हैं, 6 हैं। पहला है उद्देश्य, उसके लिए होती हैं कुछ नीतियां, कोई भी उद्देश्य हो उसके लिए होती हैं नीतियां। फिर उसका होता है कार्य विधि, फिर होते हैं उसके कुछ नियम। क्या क्या होते हैं, पहला होता है उद्देश्य, उसकी होती हैं नीतियां, उसकी होती है कार्य विधि और उसके होते हैं नियम। तो इनको नियम के लिए बनाई जाएगी कुछ विधियां, उनकी होगी रचना, उस रचना करने के लिए चाहिए पड़ेगा बजट, बजट के बाद होगा पूरा कार्यक्रम। तो हमारे नियोजन के कितने अंग होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है हमारा उद्देश्य, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती हैं विधियां, फिर होती हैं उसकी विधियां, फिर होती हैं नीतियां, फिर होती है उसकी कार्य विधियां, कार्य विधियों के बाद होते हैं उसके कुछ नियम, नियम के बाद हमने कुछ विधियां बनाई थी उनकी करनी पड़ती है रचना, रचना करने के लिए चाहिए पड़ेगा हमें बजट, बजट में से हम क्या बनाएंगे, कार्यक्रम करेंगे। देखो इसकी ट्रिक तो ऐसे ही बना सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य को हमें मतलब लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर क्या होगी उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, प्लानिंग करके तो कुछ होगा नहीं। तो हमारी उद्देश्य के बाद क्या होती है, उसकी नीतियां होती हैं, फिर होती है कार्य विधि,
फिर होते हैं उसके कुछ नियम, नियम भी कुछ विधि से बनाए जाते हैं, विधि की रचना की जाती है, रचना करने के लिए लगता है बजट या फिर पैसा, पैसा के बाद क्या होगा, हमारा कार्यक्रम बन जाएगा। अब आता है पहला उद्देश्य। उद्देश्य वह तत्व होता है जो आप क्रिया के अंतिम परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है कि हमने पूरी प्रोसेस कर ली, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उसके प्राप्त सबसे लास्ट में प्राप्त होता है। ये सामान्यतः संस्थाओं के उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित होता है। जो लक्ष्य होते हैं वो कौन निर्धारित करता है, उच्च स्तर के प्रबंधक निर्धारित करते हैं, तथा वे व्यवस्थित सामान्य परिणामों पर केंद्रित होती हैं। तो ये कैसे होती हैं, एक विस्तृत या फिर सामान्य जो परिणाम होते हैं उन पर ही केंद्रित होता है। मतलब अभी तक आपके 80% आ रहे थे, तो आपने अभी जो विस्तृत परिणाम है इसके बाद जो आपके होंगे तो सामान्य परिणामों पर केंद्रित होंगे। तो इसके आगे अपन कितना सोचेंगे, 85 सोचेंगे या फिर 90 सोचेंगे, इससे कम तो हम नहीं सोचेंगे ना। तो सामान्यतः जो परिणाम पर केंद्रित होते हैं, सामान्य परिणामों पर केंद्रित होते हैं और विस्तृत होते हैं। ये भविष्य के क्रियाकलापों को परिभाषित करते हैं। जो भविष्य में जितनी भी क्रिया होनी है उनको परिभाषित करते हैं, जिन्हें पाने के लिए संस्था संघर्षरत रहती है। तो इनको पाने के लिए क्या होती है, हमेशा संस्थान संघर्षरत रहती है। उद्देश्य को किसी खास अवधि में व्यक्त किया जाना चाहिए। तो जो उद्देश्य है उनको किसी खास अवधि तक ही पूरा किया जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे क्या मतलब व्यक्त किया जाना चाहिए। अब आती हैं नीतियां, मतलब कौन कौन सी पॉलिसी होती हैं। यह एक व्यावसायिक उपक्रम के कार्य तथा निर्णयों के सही दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो ये क्या करता है, व्यावसायिक उपक्रम के कार्य और निर्णयों के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले संदेशों का समाधान करती है। तो जितनी भी परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले संदेह हैं उनको क्या करती है, समाधान प्रदान करती है। अब आती है कार्यविधि या फिर प्रोसीजर। इस तत्व के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्गदर्शन मार्गों का चयन किया जाता है। कार्यविधि का उद्देश्य दैनिक क्रियाकलापों के संचयन से होता है। कई कार्य कैसे संपन्न कराना है इसकी विस्तृत विधि प्रक्रिया भी बताती है। और कार्यविधि एक विशिष्ट कालानुक्रमित कार्य में प्रयुक्त होती है। तो हमारी कार्य विधि क्या होती है, मतलब प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। तो यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग बताती है कि इस मार्ग में चलो। यह दैनिक क्रियाकलापों के संचालन से होता है कि कैसे कार्य संपन्न करना है। तो उसके लिए एक विधि प्रक्रिया कौन बतलाती है, प्रोसीजर बताती है। अब आते हैं हमारे नियम। तो उनके कुछ नियम भी होंगे। ये नियम विशिष्ट विवरण होते हैं जो यह बताते हैं कि क्या कार्य करना है, और ये किसी प्रकार की समझ बूझ और लचीलापन का इजाजत नहीं देती। ये प्रबंधक द्वारा लाए गए निर्णयों का प्रतिबिंबित होती हैं। जो हमारे प्रबंधकों ने निर्णय लिए हैं उसका ये क्या होते हैं, प्रतिबिंब होती हैं। और यह तय करते हैं कि अमुक कार्य निश्चित रूप से होना है। जो हमारे कार्य है वो कैसे होना चाहिए, अमुक कार्य निश्चित रूप से होना है या नहीं, अमुक कार्य निश्चित रूप से नहीं होता, क्योंकि इसमें ना तो कोई समझौता होता है और ना ही कोई परिवर्तन, जब तक कि कोई नैतिक संबंधी निर्णय ना लिया गया है। तो हमारे नियम क्या होते हैं, ये विशिष्ट विवरण होते हैं जो यह बताते हैं कि कार्य कैसे करना है या क्या कार्य करना है। यह किसी प्रकार की समझ सूझबूझ पर लचीलेपन या इजाजत की नहीं होती है। हमसे आपसे किसी कर्मचारी से इजाजत नहीं ली जाती, बल्कि ये क्या होते हैं, जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए होते हैं उनका प्रतिबिंब होते हैं और तय करते हैं कि अमुक कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए। जो हमारे कार्य हैं वो कैसे होने चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, या अमुक कार्य निश्चित रूप से नहीं होना है क्योंकि इसमें ना तो कोई समझौता होता है और ना ही कोई परिवर्तन, जब तक कि कोई नैतिक संबंधी निर्णय ना लिया जाए। अब आती हैं हमारी विधियां और मेथड। ये विधियों को निर्धारित करने का तरीका होता है या व्यवहारों को उपलब्ध कराती है। तो ये क्या करती हैं, विधियां क्या होती हैं, निर्धारित तरीकों को या व्यवहारों को उत्पन्न करती हैं। इसके द्वारा उद्देश्यों के अनुसार किसी कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। तो उद्देश्य के अनुसार हम किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं, निष्पादित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया चरणों के एक घटक के माध्यम से संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है, तो एक घटक के माध्यम से संपन्न होती है तथा यह स्पष्टीकृत करता है कि यह चरण कैसे निष्पादित होगा। तो हमारी जो विधियां होती है वो क्या होती है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीकों और व्यवहारों को उपलब्ध कराती हैं।
इसके द्वारा उद्देश्य के अनुसार किसी को निष्पादित किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्य के अनुसार किसी कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया या चरण के एक घटक के माध्यम से संपन्न होती है और यह स्पष्टीकृत करता है कि यह चरण कैसे निष्पादित होगा। अब आती है रणनीति या व्यू। व्यू रचना किसी व्यवसायिक संस्थान की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। जो रणनीति होती है वह क्या करती है, किसी व्यवसायिक संस्थान की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णय एवं निर्देशन के संबंध में स्थापित करती है। तो ये क्या करता है, संगठन के दीर्घकालीन निर्णय एवं जो निर्देशन होते हैं इनके संबंध में स्थापित करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह क्या है, एक व्यू रचना है, एक व्यापक योजना है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करती है। विस्तृत योजना के कुछ 3 आयाम होते हैं। कोई भी रणनीति होती है उसके लिए जो योजना होती है उसके कितने आयाम होते हैं, 3 होते हैं। पहला, यह दीर्घकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि कोई भी संस्थान है या फिर जो आयाम है, विधि, नियम, स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है, दीर्घ लक्ष्यों को निर्धारित करती है। आमुख कार्यों की कार्यविधि का चुनाव करती है कि जो कार्य होने हैं तो आमुख कार्यों की कार्यविधि का चुनाव करती है। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्रोत होती है, जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक स्रोत होते हैं। तो क्या क्या होते हैं 3 आयाम। पहला होता है दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण करती है, आमुख कार्यों की कार्यविधि का चुनाव करती है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक स्रोत होते हैं। अब आता है हमारा मेन बजट, पैसे। बजट का अभिप्राय भविष्यगत योजनाओं को संख्यात्मक मदों के रूप में प्राप्त करता है। तो हमारे जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको संख्यात्मक मदों के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। इसमें योजनाओं को भविष्य के तथ्य एवं संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है कि हमें भविष्य में कितना पैसा चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कितना लॉस से बचना है। तो उसको क्या करता है, तथ्यों और संख्याओं के रूप में परिभाषित करता है भविष्य को। बजट मूलतः भविष्य में होने वाले क्रियाकलापों पर व्यापक और आय के पूर्वानुमान का प्रमुख तत्व होता है। जो हमारे आय होते हैं, भविष्य में होने वाले जो क्रियाकलाप होते हैं उसका व्यय होता है, आय होता है, उसका पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है, बजट होता है। बजट का निर्धारण एक वित्तीय वर्ष के योजनागत किया जाता है, मतलब वर्ष में एक बार होता है, वो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत योजना में बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उच्च स्तरीय प्रबंधक की भूमिका होती है। तो बजट कौन बनाता है, हमेशा उच्च स्तरीय प्रबंधक बनाते हैं। फिर आता है क्या, कार्यक्रम अर्थात प्लानिंग। यह परियोजना के विषय में एक विस्तृत विवरण होता है जो आवश्यकता, उद्देश्य, नियमों, कार्यों, मानवीय और भौतिक संसाधनों और किसी कार्य को करने के लिए रूपरेखा को निर्धारित करता है। कार्यों के अंतर्गत संगठन की समस्त कार्यविधियां समाहित होती हैं। इसमें मूलतः कार्यविधि, बजट का निर्माण और निर्णय लेने का इस्तेमाल आदि शामिल होते हैं। तो हमारे कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम में क्या होते हैं, यह परियोजना के विषय में एक विस्तृत विवरण होता है। जो पूरी परियोजना है उसका एक विस्तृत या विवरण क्या है, हमारा प्रोग्राम है, जो आवश्यक उद्देश्य, नियम, कार्य और मानवीय और जो भौतिक संसाधन होते हैं और किसी कार्य को करने की जो रूपरेखा होती है उसको निर्धारित करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन की समस्त कार्यविधि समाहित होती हैं। इसमें मूलतः कार्यविधि, बजट का निर्माण, नियमों का पालन इत्यादि शामिल होता है। अब आते हैं हमारे नियोजन के महत्व क्या क्या होते हैं। किसी संगठन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन एक अनिवार्य तत्व के रूप में विद्यमान होता है। इसमें कोई भी बिना संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। मतलब कोई भी संगठन है बिना अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता यदि नियोजन नहीं है। अतः एक संगठन में नियोजन के निम्नलिखित रूप महत्व को देखा जा सकता है। तो हम निर्देशन को या फिर नियोजन को कैसे देख सकते हैं, कोई भी नियोजन है वह अनिवार्य तत्व होता है, इसके बिना कोई भी संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके महत्व क्या क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। जो नियोजन होता है वो क्या करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। जो अनिश्चितता होती है उसके जोखिम को ये नियोजन क्या करता है, कम कर देता है। अति व्यापित और अव्ययी
क्रियाओं को कम करता है। जो अपव्ययी क्रियाओं में अपव्यय करने की जो क्रियाएं होती हैं और जो अति व्यापित होती हैं उन क्रियाओं को क्या कर देता है, या कम कर देता है। नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। जो नया परिवर्तन होने वाला है तो नव प्रवर्तन जो विचार होते हैं उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। निर्णय लेने को सरल बनाता है। जितने भी निर्णय होते हैं वो हम पहले से नियोजन कर सकते हैं, तो निर्णय लेने को क्या करता है, सरल बनाता है। नियंत्रण के मानकों का यथार्थ निर्धारण करता है। तो ये क्या करता है, नियंत्रण होते हैं उनकी मानकों का यथार्थ निर्धारण करता है। अब आता है नियोजन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। किसी भी संगठन के लिए नियोजन एक शरीर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। तो किसी भी संगठन के लिए जो नियोजन होता है वह एक शरीर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, किंतु फिर भी नियोजन की कुछ सीमाएं होती हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए नियोजन की आलोचना की जा सकती है। तो इसमें देखो सबकी कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, उनकी आलोचना भी होती है। तो ऐसे ही जो नियोजन होता है वह क्या है, किसी भी प्रबंधन का एक शरीर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है ना। तो नियोजन की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए इसकी क्या की जाती है, आलोचनाएं की जाती हैं। नियोजन क्या होता है, एक कठिन या कठोर प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, यह एक टफ प्रोसेस होती है। किसी संगठन में एक लक्ष्य को निश्चित करने हेतु समय सुनिश्चित योजना तैयार की जानी चाहिए। तो समय के अनुसार समय के सुनियोजित योजना होनी चाहिए। यदि योजना भविष्य में कार्यविधि निर्धारित करती है, मतलब भविष्य में क्या करती है, कार्यविधि निर्धारित करती है, तो प्रबंधन के लिए इसमें परिवर्तन करना संभवतः नहीं होगा। तो यदि वह क्या करती है, यदि योजना भविष्य के कार्यविधि निर्धारित करती है और प्रबंधकों के लिए इसमें परिवर्तन करना क्या होता है, संभवतः नहीं होता। इस कारण वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इसमें लचीलापन का अभाव होता है। अतः इसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, लचीलापन का अभाव होता है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में यह कठिनाई उत्पन्न करती है। अब आता है हमारा समय अनुकूलन परिवर्तन संभव नहीं होता। व्यवसायिक वातावरण सदा परिवर्तनशील होता है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता। एक व्यवसायिक वातावरण में अनेक आयाम होते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, कानूनी और सामाजिक आदि। इसका प्रभाव व्यवसाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता रहा है, किंतु पूर्व में निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के कारण उन कार्यक्रमों के परिवर्तन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस कारण से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करने में भी हमें कई बाधाएं आती हैं। अब आता है हमारा नव सृजनात्मकता का नितांत अभाव। तो नव सृजनात्मकता का नितांत अभाव। नियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी कार्य के लिए पहले से कार्यविधि तय कर ली जाती है, किंतु यदि बदलती परिस्थिति के अनुसार कहीं नव सृजनात्मक मतलब कुछ नया इनोवेशन करना है तो उसकी आवश्यकता होती है। तो पूर्व निर्धारित जो क्रियाविधि होती हैं उनके कारण हम प्रबंधन कर इसके में चाह कर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि प्रबंधन चाहे तो भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। एवं यही कारण है कि लक्ष्य अपनी पूर्व उत्पादकता को प्राप्त करने में प्रायः असफल रहता है। तो वो क्या करता है, पूर्व उत्पादकता को प्राप्त नहीं कर पाता यदि हम बिल्कुल उसी प्लानिंग से चल रहे होते हैं तो, है ना। अब आता है हमारा खर्चीली प्रक्रिया होती है। नियोजन के क्रियान्वयन किसी भी कार्य के लिए बजट का आवंटन उस समय को करने में पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। फलस्वरूप इसमें अत्यधिक मात्रा में समय और वित्त की हानि होती है। यदि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हुई तो संगठन को अत्यधिक हानि उठानी पड़ सकती है। अतः इसलिए नियोजन को एक खर्चीली प्रक्रिया होती है जिसमें भविष्य की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। तो हमारी क्या रहती है, भविष्य की अनिश्चितता सदैव किसमें बनी रहती है, नियोजन के कारण बनी रहती है। क्योंकि हमने पहले ही बजट बना दिया, तो यदि वो असफल हो गई, हम नहीं कर पाए अपने लक्ष्यों को प्राप्त, तो हमारी पूरी मेहनत, पूरी संपत्ति सब चली जाती है, मतलब जितना ही व्यय किया है। समय और श्रम की हानि। नियोजन के माध्यम से समय से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम बल उपयोगी होता है। तो हमें किसी भी नियोजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, समय से पूर्व निर्धारित जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम बल का उपयोग किया जाता है, जिसमें संगठन की श्रम शक्ति के साथ समय की भी हानि होती है। इसमें क्या होता है, संगठन में श्रम शक्ति के साथ साथ क्या होती है, समय की भी हानि होती है एवं संगठन की वित्तीय हानि का खतरा हमेशा बना रहता है। जो हमारे संगठन की वित्तीय हानि होती है वो हमेशा उसका खतरा क्या रहता है, बना रहता है। अब आती है हमारी आशावान प्रक्रिया। नियोजन पूर्ण
रूप से भविष्यगत प्रक्रिया होती है। जो हमारे नियोजन होता है वो कैसी होती है? पूर्ण रूप से भविष्यगत प्रक्रिया होती है, जिसमें यह मानकर लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि निम्न तरीकों से लक्ष्यों की पूर्ति संभवतः हो सकेगी, किंतु भविष्य अनिश्चित होता है। यहाँ पर किसी भी कार्य का परिणाम क्या प्राप्त होता है यह निर्धारित नहीं होता। अतः नियोजन पूर्व रूप से आशावान प्रक्रिया होती है, जिसमें सफलता की गारंटी संभव या संभव देना मतलब नहीं होता। हम उसकी सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। इसके साथ हमारे नियोजन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ किसमें निहित होता है? तो जो प्रबंधन होता है उसका सर्वोपरि अर्थ निहित होता है हमारे नियोजन में। किसमें? नियोजन में उसका सर्वोपरि अर्थ निहित होता है। नियोजन प्रक्रिया किसी समय के लिए उपयुक्त होती है। तो जो हमारी नियोजन प्रक्रिया होती है वह दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, अल्पकालीन भी होती है और मध्यमकालीन भी होती है। तो यह तीन प्रकार की होती है, उपयुक्त सभी होती है। जो नियोजन की प्रक्रिया होती है वह सर्वव्यापी होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। तो अल्पकालिक होती है, मध्यकालीन होती है और दीर्घकालीन होती है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो नियोजन का केंद्र बिंदु होता है लक्ष्य अर्थात उद्देश्य। तो लक्ष्य प्राप्ति क्या होता है? नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। प्रबंधन में नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नियोजन होता है वह क्या होता है? तो प्रबंधन है उसमें नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोजन क्या करता है? निर्देशों की व्याख्या करता है, अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, नव प्रवचन विचारों को प्रोत्साहित करता है। तो उपरोक्त सभी करता है नियोजन। नियोजन प्रक्रिया का मुख्य चरण क्या क्या होते हैं? तो नियोजन का मुख्य चरण होता है लक्ष्य की प्राप्ति करना, जो वैकल्पिक विधियां हैं उनको पहचानना और विकल्पों का मूल्यांकन और चयन करना। उपयुक्त सभी हमारी प्रक्रिया होती हैं। नेक्स्ट आता है, एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है? जो एकल प्रयोग प्रक्रिया होती है या योजना होती है वह एक ही काल के लिए रहती है, अर्थात यह क्या होती है? अल्पकालीन योजनाएं होती हैं। नियोजन की विशेषता क्या है? तो नियोजन होती है इसका मुख्य बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। प्रबंधन का यह प्राथमिक कार्य होता है नियोजन करना, और यह सर्वव्यापी होता है। अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग प्रकार का नियोजन होता है, लेकिन नियोजन होता है। उपयुक्त सभी आते हैं। निम्नलिखित में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो किसी भी योजना को बनाना है तो पहले हमें क्या होना चाहिए? लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, अर्थात उद्देश्य का निर्धारण करना नियोजन की पहला चरण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मूल्यांकन मतलब नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, तो ये सही है। हम नियोजन में क्या करते हैं? एक चयन करते हैं, किसी विधि का चयन किया जा सकता है। नियोजन प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य होता है, तो ये भी सही है। कोई भी प्रबंधन का कार्य हमें करना है तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर आता है नियोजन मस्तिष्क से ज्यादा शरीर की कसरत होता है। नहीं, किसी भी नियोजन क्या है? किसी भी शरीर का क्या है? मस्तिष्क है, तो ये गलत होता है। अब नियोजन भविष्य में देखने वाला होता है, तो हाँ अपन नियोजन के द्वारा क्या कर सकते हैं? भविष्य में देख सकते हैं, तो सभी सही है, लेकिन यह किसी भी शरीर का मस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में से दिए गए कार्यों में प्रबंधन का कौन सा कार्य निकटतम संबंध रखता है? तो कोई भी प्रबंधन का कार्य क्या करता है? जो प्रबंधन होता है उसका कार्य होता है नियोजन तथा नियंत्रण करना। पहले हम प्लानिंग करते हैं फिर उसका नियंत्रण करते हैं। उद्देश्य मुखी प्रबंधन को एक संगठन के चरणों में क्रियान्वयन किया जाता है तथा ऐसे ही चरण कार्य नियोजन में सम्मिलित होते हैं। तो हमारे नियोजन में कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला होता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्वों का समानुदेशन करना। तो ये क्या करता है? हमारा जो प्लानिंग होती है उसमें क्या किया जाता है? उद्देश्यों को उत्तरदायित्व का समानुदेशन करना। हाँ, इससे पहले रणनीति बनाई जाती है ना। उद्देश्यों के लिए समुचित रणनीति का चुनाव करना। तो पहले हम क्या करेंगे? उसमें जो नियोजन है मतलब हाँ, नियोजन में हम पहले क्या करेंगे? उद्देश्यों के लिए समुचित रणनीति का चयन करेंगे पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? उसके लिए उत्तरदायित्व का समानुदेशन करेंगे। फिर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का चुनाव करेंगे। फिर संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्यविधि का अनुसूचीकरण करेंगे। तो हम क्या करते हैं? किसी भी उद्देश्य के लिए ये नियोजन करने में हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले हम रणनीति बनाते हैं। क्या करते हैं? पहले हम रणनीति का चयन कर देते हैं उद्देश्य के लिए। फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ उत्तरदायित्व का समानुदेशन करते हैं कि उनको कुछ निर्देश देते हैं उत्तरदायित्व के लिए कि तुम ये करो। फिर हम क्या देखते हैं? संसाधन देखते हैं कि भाई हमारे पास संसाधन है, कौन सा सामान चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, तो संसाधनों का चुनाव करते हैं। फिर क्या करते हैं? संसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्राप्त करने के लिए मतलब हमें जो संसाधन है उससे हमें ज़्यादा
उत्पादन हो, उसके लिए हम एक विशिष्ट गतिविधियों का अनुसंचयन करते हैं। अब आता है नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है नियोजन में योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये क्या करता है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। भावी पूर्वानुमान के आधार पर योजना बनाना। तो हमारा जो नियोजन होता है वो क्या करता है, भावी पूर्वानुमानों मतलब जो हमारे पहले का अनुमान है उसके आधार पर योजना बनाना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी एक नियोजन की विशेषता नहीं होती। तो यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है, तो ये सही है। प्रबंध की क्रियाओं में नियोजन सार्वभौमिक होता है, तो ये भी सही है। यह एक अक्रियाशील है, तो नहीं, ये अक्रियाशील नहीं होती, बहुत क्रियाशील होती है। प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य क्या होता है, नियोजन होता है। अब आता है नियोजन का तत्व नहीं होता। तो नियोजन में क्या क्या होती है, नियोजन में नीतियां नहीं होती, प्रमाण होते हैं, बजट होते हैं और सूचना होती है, लेकिन नीतियां नहीं होती। अब आता है नियोजन के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो हमें नियोजन के तत्वों के आधार पर कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो नियोजन की प्रक्रिया में योजना का निर्धारण करते समय कुछ निश्चित नियम बनाए जाते हैं। जब हम प्रक्रिया का क्या करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं तो कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो ये क्या है, सही है। नियोजन कार्य को संपन्न करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो हमारे किसी भी, ये भी है, कार्य को संपन्न करना है तो हमें ठोस कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, तो ये भी सही है, मतलब प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। नियोजन में क्रिया विधियों को निर्धारण आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। क्रिया विधियों की आवश्यकता होती है, क्रिया विधियों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाना क्या कहलाता है। तो हमारे नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना जाता है, तो यह कथन कैसा है, तो यह सत्य है, आंशिक सत्य है कि हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन हाँ सर्वश्रेष्ठ के पास भी मिल जाए तब भी चलेगा, तो आंशिक सत्य होता है क्या, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो नियोजन प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, तो ये सही है, उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं। नियोजन प्रक्रिया में वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन किया जाता है, जो वैकल्पिक तरीके हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो ये भी सही है। नियोजन प्रक्रिया में उपयोजना का निर्धारण नहीं किया जाता, तो ये भी गलत है भैया, उपयोजना ही बनाई, योजना बनाई जाती है और उसके साथ अपन प्लान बी भी रख रहे थे ना, तो प्लान बी भी होना चाहिए। समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार कौन सा होता है। तो समय के आधार पर जो नियोजन होता है वह अल्पकालिक होता है, मध्यकालिक होता है और दीर्घकालीन होता है, तीनों होते हैं। उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है, तो हम कौन सा उपयोग नहीं कर सकते। तो स्थायी उपयोग योजना होती है, एकल योजना होती है, लेकिन हमारी भैया अल्पकालीन योजना नहीं होती। योजना के सिर्फ दो ही प्रकार थे, एक स्थायी योजना थी और दूसरी क्या थी, एकल उपयोग योजना। अब आती है निम्नलिखित में कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है, कौन सा नियोजन का लाभ नहीं होता। तो कार्य नियंत्रण में सहायक होता है, सही है। भावी अनिश्चितता खर्चीली प्रक्रिया होती है, तो हाँ लाभ नहीं, हमने बोला लाभ नहीं है, तो उसका लाभ नहीं है। तो भावी अनिश्चितता को सामान में सहायता होती है, जो अनिश्चितताएं होती हैं उनका सामना करने में भी क्या करती है, सहायता करती है, ये भी सही है। राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है, ये भी सही है, लेकिन कौन सा गलत है, खर्चीली प्रक्रिया है। प्रबंधन में नियोजन का महत्व क्या है। तो प्रबंधन में नियोजन का महत्व है कि यह क्या करती है, यह समाज का निर्माण में सहायक तो नहीं होती, राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती है, जो भी सही है। नियोजन में किस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए, जो हमारे नियोजन होते हैं उसमें हमेशा उद्देश्य होने चाहिए, कैसे, नियोजन मित व्ययी होने चाहिए, मतलब हमारे नियोजन में कुछ थोड़ा ही कम व्यय करना पड़े तो मित व्ययी होने चाहिए। प्रभावशाली नियोजन के लिए एक लोचशील होनी चाहिए, जो हमारे प्रभावी नियोजन है उसके लिए क्या होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए। नियोजन के उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट और सारगार्भिक होने चाहिए, तो ये भी सही है, सभी सही है। नियोजन कैसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, नियोजन लोचशील होना चाहिए और पूर्णतः स्पष्ट और सारगार्भिक होना चाहिए। प्रभावशीलता, यह प्रभावशाली नियोजन हेतु सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है, तो ये क्या है, तो किसी भी प्रभावशाली नियोजन हेतु हमें सिद्धांतों का कैसा होना चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, तो ये सत्य है।
निम्नलिखित में से कौन से नियोजन मुख्यतः किन प्रकार का सिद्धांत होते हैं? तो कोई भी नियोजन है मुख्यतः क्या होता है? तो यह एक प्रकार का क्या होता है? लोच सिद्धांत होता है। नियोजन मुख्य प्रकार से क्या होता है? लोच सिद्धांत होता है। कार्य आवर्तन एक संगठन में डैश के माध्यम से स्थानांतरित करने का अभ्यास होता है। तो कार्य अपवर्तन एक संगठन में डैश के माध्यम से स्थानांतरित करना का अभ्यास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नौकरियां और कर्मचारियां दोनों। बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर या तुक्के पर आधारित होना, इससे केवल भ्रम उत्पन्न होता है। उक्त कथन किसका है? तो बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा और इसमें केवल भ्रम उत्पन्न होगा। ये कहा था हमारे GDH कूल ने, GDH कूल के द्वारा कहा गया था। बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हुए कार्य कैसा होगा? तीर और तुक्के के आधार पर होगा, मतलब भ्रम उत्पन्न होगा। प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष की जानकारी प्राप्त करना, यह कथन नियोजन की प्रक्रिया के किस चरण पर प्रकाश डालता है? तो किसी भी विकल्प में गुण और दोषों की जानकारी प्राप्त करना, यह नियोजन की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है? तो ये बताता है उत्कृष्ट विकल्प का मूल्यांकन और चयन। उत्कृष्ट विकल्प का मूल्यांकन और चयन पर प्रकाश डालता है। एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, अर्थात रिटायरमेंट लेता है, तो नियोजन का कैसा प्रकार है? तो कोई भी कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहा है, तो ये है क्या है? नीति है। क्या है? नीतिक नियोजन है। एक ऐसी योजना जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित होती है तथा कार्य कैसे संपन्न करना है इसकी विस्तृत विधि को बतलाती है। तो यह कथन नियोजन के किस पर प्रकाश डालता है? तो एक ऐसी योजना जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित होती है एवं कार्य कैसे संपन्न होगा इसका विस्तृत विधि बताती है। तो यह नियोजन हमें क्या बता रही है? यह नियोजन हमें बता रही है प्रक्रिया। किस पर प्रकाश डाल रही है? प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रही है। जिनमें बाजार का विश्लेषण, व्यापारिक कानून और व्यय, कला प्रदर्शन, सजावट आदि सम्मिलित होता है, वह क्या कहलाती हैं? तो जिसमें बाजार का विश्लेषण, व्यापारिक कानून, विक्रय एवं कला प्रदर्शन, सजावट आदि सम्मिलित होती हैं, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? विपणन नीति के अंतर्गत आता है। अब आती है योजनाओं के निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य होता है? जो हमारा योजना होती है उसका उद्देश्य होता है कि ये पूर्वानुमान लगाती है, मितव्ययता होनी चाहिए और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, उपयुक्त सभी। भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो भावी क्रियाओं का पूर्ण निर्धारण होता है प्रबंधन के किसके अंतर्गत आता है? तो ये नियोजन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सी योजना की एक विशेषता है? तो किसी भी योजना की एक विशेषता क्या होती है? यह लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये सही है। या इसका व्यापक दृष्टिकोण होता है? नहीं। इसकी मानसिक व्यायाम होता है? नहीं। ये हमारा एक ही ठीक है। जो हमारी योजना होती है उसको क्या करता है? लक्ष्य पर के ध्यान केंद्रित करता है, अलग अलग दिशा में सोचता है, तो व्यापक दृष्टिकोण भी होता है। और मानसिक दिमाग से काम लेते हैं ना हम नियोजन करने में, तो उपयुक्त सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? योजना का एक विशेषता होती है। अब आते हैं नियोजन दिशा प्रदान करती है। तो जो नियोजन होती है वह किस दिशा में प्रदान करती है? तो वह होती है योजना का महत्व बताती है। जो निर्देशन होता है, ये जो नियोजन होती है वह किस दिशा में दिशा प्रदान करती है? तो यह योजना का महत्व बताती है। निम्नलिखित में से नियोजन किस रूप से जाना जाता है? तो नियोजन को जाना जाता है प्रबंधन का प्राथमिक और पहला कार्य के रूप में। तो नियोजन क्या होता है? किसी प्रबंधन का पहला और प्राथमिक कार्य होता है। योजना बनाने का मूल तथ्य क्या होता है? जो योजना होती है उसका मूल तथ्य होता है उसका आयोजन करना, नियोजन करना, संचालक करना और उपयुक्त सभी। मूल तथ्य क्या क्या होते हैं किसी भी नियोजन के? तो नियोजन, योजना बनाने के मूल तत्व क्या होते हैं? तो उसके लिए एक नियोजन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और एक डायरेक्टर होना चाहिए, संचालक होना चाहिए। नियोजन किस स्तर पर किया जाता है? जो नियोजन है वह किस स्तर पर कार्य किया जाता है? तो नियोजन किए जाते हैं, एक होता है पर्यवेक्षक स्तर पर होता है, सर्वोच्च स्तर पर होता है, मध्य स्तर पर होता है, उपयुक्त सभी में हम नियोजन कर सकते हैं।
निर्णय लेने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? तो निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है हमें योजना का आवश्यकता होती है, योजना की आवश्यकता होती है निर्णय लेने के लिए। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा नियोजन की सीमा का कारक नहीं है? तो नियोजन की सीमा का कारक कौन सा नहीं होता? तो कठोरता नहीं होती। और होता कौन कौन सा है? तो महंगी प्रक्रिया होती है नियोजन, यह गतिशील वातावरण के कारण उसकी सीमा होती है, और जो शीर्ष प्रबंधक होते हैं उनका दृष्टिकोण होता है। तो ये सब उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन कठोरता इसका एक वो तत्व या घटक सीमा नहीं है। प्रबंधन विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उसमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है। यह कथन नियोजन के निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश डालता है? तो प्रबंधन विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उसमें सर्वोत्तम का चुनाव करता है। यह नियोजन के किस बिंदु पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है उसके नियोजन पर। तो नियोजन तो तीनों में दिया है। तो नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है, तो ये सही है। नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, तो ये भी सही है। निर्णय पूर्व प्रबंधन के विचार को प्रोत्साहित करता, तो ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। इसके साथ हमारा नियोजन हो टॉपिक होता है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।